नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार पर लगता है बिल्कुल आफत सी आ गई है। चारों ओर से घेराबंदी हो रही है। लाख दावे किए जाएं कि हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, लेकिन चोट पर चोट हो रही है। बीजेपी के नेता तो लगातार घेर ही रहे हैं। यह तक हो रहा है कि ट्विन टावर से तुलना की जाने लगी है। उन्होंने कहा अभी तक तो सिर्फ आबकारी नीति में घोटाला था और अब तो सीधे तौर पर शिक्षा में भी घोटाला हो गया, फीस बढ़ा दी गई है। तो अब सवाल केवल ये उठता है कि आखिर ये सब घोटाले की नीति और उसके पीछे का परिदृश्य क्या है। इस परिदृश्य को प्रस्तुत किया है आज अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे ने आज अरविंद केजरीवाल को एक कड़ी चिट्ठी लिख करके उन्हें जमकर फटकार लगाई और कहा आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जिस तरीके से शराब के नशे में लोग चूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से आप सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। अन्ना हजारे ने चिट्ठी में 10 साल पहले जो एक मीटिंग हुई थी आंदोलन के दौरान, उसका जिक्र करते हुए कहा कि अन्ना टीम की बैठक में आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। हम करेंगे क्या? हम तो सिर्फ ये करेंगे कि लोक शिक्षण करेंगे, लोक जागृति करेंगे, लोगों को बताएंगे, उनके अधिकार बताएंगे। लेकिन आपने तो राजनीतिक पार्टी बना ली। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि आपकी पुस्तक स्वराज में जो बातें की गई है, जिस आदर्श विचारधारा की बात की गई है, उसके विपरीत आपका आचरण है। और उसका उदाहरण शराब नीति। कहना आपने शराब नीति को अपना करके महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ अन्याय किया है। आपने तो अपनी पुस्तक में लिखा था कि गांव में जब पूरी तरीके से शराब की नीति को अपनाया जाएगा, जब क्या होगा? जब गांव की सभा में 90% महिलाएं ये कहेंगी कि हाँ भाई शराब बिकनी चाहिए, वरना नहीं होगा। आज आप क्या कर रहे हैं? गली गली में शराब बिकवा रहे हैं। अन्ना हजारे ने भी कहा भूल गए हमने आंदोलन किस लिए किया था? लोकपाल के लिए किया था, लोकायुक्त के लिए किया था। लेकिन आज वो कहाँ है सब? ऐसी जमकर जब फटकार अन्ना हजारे की चिट्ठी में हुई है और चिट्ठी तेजी के साथ मीडिया में आ गई है, अरविंद केजरीवाल को भी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। मनीष सिसोदिया में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आज उनके लाकरों की तलाशी ली गई। ये लाकर पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में थे और उनकी भी तलाशी ली गई। बहरहाल घेरेबंदी जारी और अन्ना हजारे की चिट्ठी ने तो आज अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये स्थिति बना दी गई है और अब ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि अन्ना हजारे ने जो चिट्ठी लिखी इसमें भी कोई राजनीतिक परिदृश्य है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अन्ना हजारे से कहा गया अरे आपने क्या किया था और क्या हो गया। लेकिन सच बात तो ये है, कहे कोई भी, लेकिन अन्ना हजारे ने जो चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को, वो निश्चित रूप से आंखें खोलती है। आज जहां एक और दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार
अपनी संगठनात्मक क्षमता के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो पंचायती राज मंत्री थे। उन्होंने सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफे की बड़ी वजह सिर्फ यही, एक पद होना चाहिए, एक पद एक व्यक्ति की नीति ही अपनाई गई और भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन, उनके सहयोग की सराहना की, कहा कि जब मैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्री था और जब कैबिनेट मंत्री बना, आपने जो मेरा मार्गदर्शन किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके प्रति धन्यवाद। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी भाजपा कार्यालय गए, जहां पर उन्होंने बाकायदे बैठक की और लोगों से विचार विमर्श किया। लेकिन लगता है कि भूपेंद्र चौधरी इस समय अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती निकाय का चुनाव मान रहे हैं, नगर निगम का चुनाव मान रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती नवंबर और दिसंबर में होने वाले नगर निगम का चुनाव है। अब देखना यह है कि इस चुनौती को कैसे पार करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले ले लिए। पहला फैसला ये लिया कि परिवहन निगम में 714 सिपाहियों की भर्ती होगी। फैसला ये भी ले लिया कि अब लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बनेंगे। फैसला ये भी ले लिया कि 2100 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और फैसला ये भी ले लिया है कि हम अपने काम को एक नई गति भी प्रदान करेंगे और बाढ़ से जो फसल को नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आज एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर, एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, दंगा मुक्त है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध जो थे वो 11% घटे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट ताजा आई है उसमें 2021 में देश भर में 378 दंगों का जिक्र किया गया और सबसे ज्यादा दंगे हुए झारखंड में 100। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दंगा हुआ, एक दंगा हुआ। और ताजुब की बात यह है कि 2019 और 20 में एक भी दंगा नहीं हुआ। हमारा विपक्ष एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करता है और कहता है कि कानून व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये साफ कर दिया कि ये प्रदेश दंगा मुक्त है और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे थे उस पर एनसीआरबी की मोहर भी लग गई है। ये जो एनसीआरबी है आपको बता दें केंद्र सरकार की है। इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलते हैं और उसके अनुसार जो है पूरे प्रदेश से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उस आंकड़े के हिसाब से ये बताया जाता है कि किस प्रदेश में कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति है। तो आज उस स्थिति का आकलन भी बाकायदे एनसीआरबी ने कर दिया। सच बात तो यह है कि पिछली सरकारों में और इस सरकार में कुछ अंतर भी दिखाई देता है। पिछली सरकारों में जो हो रहा है होने दो, अनदेखी होती थी, लापरवाही होती थी, मंत्रियों से शिकायत की जाती थी, मंत्री अपने
काम में व्यस्त रहते थे, जमीनी हकीकत को पहचानते ही नहीं थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाइए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कीजिए, वहां पर सर्वे कीजिए, हवाई सर्वे कीजिए, और करने के बाद जो वहां के हालात है उनको नियंत्रण कीजिए। मुख्यमंत्री का आदेश हुआ नहीं कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर पहुंच गए, हड़कंप मच गया। शिविरों का उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि किस तरीके का कार्य हो रहा, और आज शाम को 5:15 बजे वो हेलीकॉप्टर से भी सर्वे करेंगे इटावा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसानों को जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई की जाए। बाढ़ इस समय तेजी के साथ यमुना, गंगा, बेतवा सब में हो आ गई है। इससे एक परेशानी है। हालांकि पहले से निर्देश थे, इसलिए बाकायदे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं में कोई चूक तो नहीं है, जनता को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जो बाढ़ राहत शिविर लगाए गए वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, वहां पर सफाई और दवा की व्यवस्था है कि नहीं है, इसी का निरीक्षण करने के लिए मंत्रियों से कहा गया है। और उसी के तहत स्वतंत्र देव सिंह ने अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजरों में एक बहुत ही परिश्रमी, दिन रात काम करने वाले मंत्री हैं। अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने उसी भूमिका का निर्वाह किया, आज मंत्री के रूप में भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और यही कुछ कारण है जिनसे मोदी और योगी सरकार की जनता में एक अच्छी पैठ है, और जनता ये महसूस करती है कि ये सरकारें हमारे दुख दर्द में हमारे साथ रहती हैं। और यही वजह है कि इसी आधार पर तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है, जमीनी हकीकत हाकी जाती है। अब आज ही हमारे यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन बैग लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज में पहुंच गई अचानक। अब किसी को पता ही नहीं था कि राज्यपाल आ गई। राज्यपाल जब वहां पहुंची तो उन्होंने ये हकीकत जानने की कोशिश की कि हम तो हायर एजुकेशन तो बहुत देखते हैं, ये इंटर स्कूलों की क्या दुर्दशा है या दशा है। कहते हैं कि वहां पहुंचे तो उनको बहुत से स्टूडेंट्स जो है गैर हाजिर मिले। उन्होंने वहीं से राज्यपाल महोदया ने फोन किया बच्चों को कि भाई आज स्कूल क्यों नहीं आए। उन्होंने जो भी कारण बताया, उन्होंने कहा नहीं स्कूल आइए, आपके पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आज का पाठ कैसे पूरा होगा, कैसे आप अच्छे बनेंगे। बड़े अच्छे ढंग से शिक्षिकाओं को भी समझाया, लेकिन उनको गुस्सा भी आ गया। अब गुस्सा क्यों नहीं आता, उन्होंने विद्यालय देखा, लैब देखा, कक्षाएं देखी, शिक्षक रूम देखा, प्रधानाचार्य कक्ष देखा, सब कुछ देखा, और उसके में क्या देखा, धूल देखी, धक्कड़ देखा, गंदगी देखी, जाले देखे, बस उनका पारा बिल्कुल हाई हो गया। उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि ये सब सफाई कराइए, गंदगी क्यों है, ये जो धूल धक्कड़, ये जो जाले, ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या लगता है सफाई नहीं होती है। और सच बात तो है कि विद्या का मंदिर हो, जिसे मंदिर कहते हैं, अब मंदिर साफ सुथरा ना हो, मंदिर पावन ना हो, मंदिर में अच्छे रूप से अच्छे सब कार्य। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अवैध पार्किंग पर सख्ती करने का फैसला कर लिया गया है। सभी नगर निगमों को, प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो परिवहन नियमावली है उसका ही पालन किया जाए। अवैध पार्किंग से अवैध वसूली, दबंगई, मारपीट,
जैसी तमाम घटनाएं हो रही थी, जाम भी लग रहा था। जो जैसा जैसा जिसने चाहा उसने वहीं पर पार्किंग करना शुरू कर दी। एक बार पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में निर्देश जारी किए थे, लेकिन वो फलीभूत नहीं हुए। अब उसको नए सिरे से लागू करने का अभियान चलाया गया। कहा गया कि अवैध पार्किंग कतई बर्दाश्त नहीं होगी। पार्किंग में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सुरक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए। जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके नाम, मोबाइल नंबर, ठेकेदार का नाम बिल्कुल लिखा होना चाहिए। पुलिस से वेरिफिकेशन कराया जाए, इंटरनेट की वहाँ पर सुविधा हो, वहाँ पर टॉयलेट की सुविधा हो, आदि आदि व्यवस्था करने को कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो वाहनों का शुल्क है वो घंटेवार लिखा जाए कि 1 घंटे 2 घंटे में इतना शुल्क लिया जाएगा। ये मनमानी अब नहीं चलेगी। और कहा गया है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करके शासन को अवगत कराया जाए। अवैध पार्किंग से कैसे निजात मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे तो जनता को छुटकारा मिलना ही चाहिए। और सरकार की शक्ति निश्चित रूप से इस दिशा में कदम बढ़ाएगी। सरकार का एक फैसला और हो गया है, मुफ्त राशन पर तो रोक लग गई है, लेकिन एक योजना और बंद हो गई है, और वो योजना है शादी अनुदान। शादी अनुदान 20,000 का मिलता था अनुसूचित जनजाति के लोगों को और सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को। सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है, पोर्टल से हटा दिया है। 18 अगस्त का फैसला है। हालांकि 26 अगस्त तक 776 आवेदन आ चुके थे। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने साफ शब्दों में कहा कि हाँ, शादी अनुदान को बंद कर दिया गया है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।